इसमें है सबसे पहले सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम जो उन्होंने ये येलो एरो के साथ यहाँ पे शो भी किया हुआ है। इसने मूवमेंट को मॉड्यूलेट करना है और कोऑर्डिनेशन और बैलेंस को कंट्रोल करता है। तो इसमें है इप्सिलेटरल अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन वाया इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। जो से इप्सिलेटरल इंफॉर्मेशन होगी वो प्रोप्रियोसेप्टिव होगी और वो अनकॉन्शियस जो है वो इंफॉर्मेशन होगी वो इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू आ रही होगी फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे है ये प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन जो पहले स्पाइनल कॉर्ड से गुजरेगी और फिर इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल से गुजरकर ये आएगी सेरिबेलम में। उसके बाद एक इसमें डीप न्यूक्लाई है फ्रॉम लेटरल टू मीडियल, डेंटेट, एम्बोलिफॉर्म, ग्लोबोस एंड फास्टिजियल। ठीक है, तो ये इसमें 4 न्यूक्लाई होते हैं फ्रॉम लेटरल टू मीडियल। डोंट ईट ग्रीजी फूड्स। लेटरल लीजन्स जो हैं वो अफेक्ट मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ व्हेन इंजर्ड, प्रोपेंसिटी टू फॉल टुवर्ड्स द इंजर्ड दैट इज इप्सिलेटरल साइड। तो इसमें एक लेटरल लीजन्स बन सकते हैं और मीडियल लीजन्स बन सकते हैं। अगर इसके लेटरल लीजन्स बन जाएंगे तो जो वॉलेंटरी मूवमेंट्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो अफेक्ट हो जाएंगी। जैसे हम जो हमारे लेटरल स्ट्रक्चर्स हैं व्हेन इंजर्ड, जब ये इंजर्ड होंगी तो हमारी जो प्रोपेंसिटी है फॉल टुवर्ड्स द इंजर्ड साइड है। तो जिस तरफ भी लीजन होगा, जहाँ पे जिस लेटरल जो सेरिबेलम है वहाँ पे जहाँ पे लीजन बनेगा उसी तरफ जो है वो फॉल होने की प्रोपेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद आते हैं मीडियल लीजन्स। मीडियल लीजन्स फॉर एग्जांपल वर्मिस, फास्टिजियल न्यूक्लाई एंड द फ्लोकोनोड्यूलर लोब। मीडियल लीजन्स जो हैं वो इन चीज़ों में बन सकते हैं, वर्मिस में और फेस्टिजियल न्यूक्लाई में और फ्लोकोनोड्यूलर लोब में। ठीक है, वर्मिस में, फ्लोकोनोड्यूलर लोब में और फास्टिजियल न्यूक्लाई में। तो अगर मीडियल लीजन्स बन जाते हैं तो उससे ट्रंकल अटाक्सिया हो जाएगा, जिसका मतलब है कि जो गेट है वो वाइड बेस्ड सेरिबेलर गेट हो जाएगी, निस्टैगमस हो जाएगा, हेड टिल्टिंग हो जाएगी। जनरली रिजल्ट इन बायलेटरल मोटर डिफिसिट्स अफेक्टिंग एक्सियल एंड द प्रॉक्सिमल लिम्ब मस्कुलेचर। ये बायलेटरल मोटर डिफिसिट्स करवाएगा। ठीक है, मोटर डिफिसिट्स इसमें भी होंगे। एक्सियल और द प्रॉक्सिमल लिम्ब मस्कुलेचर जो है वो अफेक्ट होगा। प्रॉक्सिमल लिम्ब जो है वो मस्कुलेचर इसमें अफेक्ट होगा। अच्छा, लेटरल लीजन्स में क्या हो रहा था कि जो एक्सट्रीमिटीज़ थी हमारे लेटरल स्ट्रक्चर थे वो अफेक्ट हो रहे थे। मीडियल में हमारी गेट जो कि ट्रंकल अटाक्सिया, हमारा ट्रंक जो है वो इसमें एक तरह से अफेक्ट हो रहा है। निस्टैगमस, हेड, ये सारी मीडियल चीज़ें हैं। आईज़ हमारी जो जिसमें निस्टैगमस हो रहा है, हेड हमारा मीडियल है और ट्रंक हमारा मीडियल ही होता है। जनरली रिजल्ट इन बायलेटरल मोटर डिफिसिट्स और हमारे एक्सियल और प्रॉक्सिमल लिम्ब मस्कुलेचर में मोटर डिफिसिट्स हो जाएंगे बायलेटरली। टेस्ट रैपिड अल्टरनेटिंग मूवमेंट्स, जो सेरिबेलम फंक्शन के लिए हम टेस्ट यूज़ करते हैं उसमें एक रैपिड अल्टरनेटिंग मूवमेंट्स हैं लाइक प्रोनेशन एंड सुपिनेशन, फिंगर टू नोज, हील टू शिन, गेट एंड लुक फॉर द इंटेंशन ट्रिमर। इंटेंशन ट्रिमर के लिए भी हम सेरिबेलम के जो डिफेक्ट्स हैं उसमें देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है सेरिबेलम का स्ट्रक्चर है जो इसके लेटरल फैन शेप्ड बने हुए हैं, इसको हम कहते हैं लेटरल सेरिबेलम। और जो इसका रेड कलर का शो किया हुआ है वो है मीडियल सेरिबेलम और ग्रीन कलर में है फ्लोकोनोड्यूलर लोब। तो इसमें दिखाया हुआ है कि सेरिबेलर इनपुट क्या होगी और सेरिबेलर आउटपुट क्या होगी। तो सेरिबेलर इनपुट में कॉन्ट्रालेटरल कॉर्टेक्स, ठीक है, यहाँ ये जाएगा मिडल सेरिबेलर पेडंकल में। ठीक है, और यहाँ से प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन पहले स्पाइनल कॉर्ड में जाएगी और फिर जाएगी इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल में। तो यहाँ पे एक और भी है इनर ईयर। इनर ईयर पहले जाएगा वेस्टिबुलर न्यूक्लाई में और वेस्टिबुलर न्यूक्लाई जो है वो जाएगा फ्लोकोनोड्यूलर लोब में। उसके बाद इनकी जो है इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग हो रही होगी सेरिबेलम में। फिर सेरिबेलर कॉर्टेक्स वाया परकंजी सेल्स। ठीक है, जो सेरिबेलर कॉर्टेक्स है उसमें जाएंगे परकंजी सेल्स के ज़रिए, वहाँ से ये डीप न्यूक्लाई में चले जाएंगे और डीप न्यूक्लाई से ये जाएंगे सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल में और वहाँ से दोबारा कॉन्ट्रालेटरल कॉर्टेक्स में।
तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि जो इसकी इनपुट थी वही उसकी आउटपुट होगी। कॉन्ट्रालेटरल कॉर्टेक्स जो है वो शुरू में भी वही था, तो सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल के बाद भी कॉन्ट्रालेटरल कॉर्टेक्स है। इसके अलावा यहाँ पे इनर ईयर है, वेस्टिबुलर न्यूक्लाई, फिर फ्लोकोनोड्यूलर लोब और फिर दोबारा वेस्टिबुलर न्यूक्लाई। तो ये इनकी जो आउटपुट है वो सिमिलर टू दी इनपुट है। उसके बाद आता है ये बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया भी सेरिबेलम की तरह वॉलेंट्री मूवमेंट्स में और पोस्चर को एडजस्ट करने में मदद करता है। ये कॉर्टेक्स से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और फिर कॉर्टेक्स को नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करता है मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। इसमें 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, वो है स्ट्रेटम और लेंटिफॉर्म। स्ट्रेटम जो है वो आगे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पुटामेन और कॉर्डेट न्यूक्लियस। पुटामेन जो है वो मोटर है और कॉर्डेट न्यूक्लियस जो है वो कॉग्निटिव है। ठीक है, पुटामेन इज मोटर एंड कॉर्डेट न्यूक्लियस इज कॉग्निटिव। उसके बाद आता है लेंटिफॉर्म। लेंटिफॉर्म में है पुटामेन प्लस ग्लोबस पैलिडस। ठीक है, स्ट्रेटम में पुटामेन के साथ कॉर्डेट न्यूक्लियस है, लेंटिफॉर्म में पुटामेन के साथ ग्लोबस पैलिडस है। उसके बाद आता है इसके 2 पाथवेज हैं, एक है डायरेक्ट एक्साइटेटरी पाथवे और एक है इनडायरेक्ट इनहिबिटरी पाथवे। डायरेक्ट एक्साइटेटरी पाथवे में क्या होगा कि कॉर्टिकल इनपुट यानी कॉर्टेक्स से जो इंफॉर्मेशन आएगी वाया द ग्लूटामेट। ठीक है, ग्लूटामेट के ज़रिए कॉर्टेक्स से इंफॉर्मेशन आएगी। स्टिमुलेट्स गाबा रिलीज फ्रॉम द स्ट्रिएटम, वो गाबा को रिलीज़ करवाएगी फ्रॉम द स्ट्रिएटम, विच इनहिबिट्स गाबा रिलीज फ्रॉम द ग्लोबस पैलिडस इंटरनस। ठीक है, गाबा जब रिलीज़ हो जाएगा फ्रॉम स्ट्रिएटम तो वो गाबा की रिलीज़ को इनहिबिट कर देगा फ्रॉम द ग्लोबस पैलिडस इंटरनस। डिसइनहिबिटिंग एक्टिवेटिंग द थैलेमस, यानी कि वो थैलेमस को एक्टिवेट कर देगा, इससे मोशन इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी डायरेक्ट एक्साइटेटरी पाथवे ने एवेंचुअली मोशन को इंक्रीज़ कर देना है और इसने ऐसा करने के लिए ग्लोबस पैलिडस इंटरनस को इनहिबिट करना है ग्लोबस पैलिडस इंटरनस से गाबा के रिलीज़ को, और गाबा के रिलीज़ को स्ट्रिएटम से जो है वो स्टिमुलेट करना है। इनडायरेक्ट इनहिबिटरी पाथवे में कॉर्टिकल इनपुट वाया ग्लूटामेट स्टिमुलेट्स गाबा रिलीज फ्रॉम द स्ट्रिएटम। यहाँ तक ये सिमिलर है, इसमें भी कॉर्टिकल इंफॉर्मेशन आएगी ग्लूटामेट के ज़रिए और गाबा का रिलीज़ करवाएगी फ्रॉम स्ट्रिएटम, विच इनहिबिट्स गाबा रिलीज फ्रॉम GPE है ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस। फिर इसने गाबा के रिलीज़ को इनहिबिट कर देना है फ्रॉम द ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस। डिसइनहिबिटिंग यानी एक्टिवेटिंग द सब थैलेमिक न्यूक्लाई, उसमें थैलेमस जो है वो एक्टिवेट हो रहा था, इसमें सब थैलेमिक न्यूक्लिया जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। सब थैलेमिक न्यूक्लियस इनपुट वाया ग्लूटामेट, अब इसकी जो इनपुट है वो भी ग्लूटामेट के ज़रिए स्टिमुलेट गाबा रिलीज फ्रॉम द ग्लोबस पैलिडस इंटरनस। इसने फिर गाबा के रिलीज़ को करवाना है फ्रॉम दी ग्लोबस पैलिडस इंटरनस इनहिबिटिंग दी थैलेमस, फिर इसने थैलेमस को इनहिबिट कर देना है। अब पहले वाले में ये था कि जो GPI था वो इनहिबिट हो रहा था, जिसकी वजह से थैलेमस जो है वो एक्टिवेट हो रहा था और मोशन इंक्रीज़ हो रही थी। दूसरे में ये है कि गाबा जो है वो जब रिलीज़ होता है फ्रॉम GPI तो ये एक तरह से GPI इसमें स्टिमुलेट होता है, और जब GPI स्टिमुलेट होगा तो थैलेमस जो है वो इनहिबिट होगा। ठीक है, और यहाँ से फिर मोशन डिक्रीज़ होगी। द डोपामिन फ्रॉम SNC निग्रोस्ट्रिएटल पाथवे स्टिमुलेट्स द डायरेक्ट पाथवे बाय बाइंडिंग टू द D1 रिसेप्टर। इसमें जो डायरेक्ट पाथवे है उसको डोपामिन जो है वो एक्टिवेट कर सकता है, स्टिमुलेट कर सकता है बाय बाइंडिंग टू द D1 रिसेप्टर एंड इनहिबिट्स द इनडायरेक्ट पाथवे बाय बाइंडिंग टू द D2 रिसेप्टर। यानी कि डोपामिन भी इवेंचुअली मोशन को इंक्रीज़ करता है क्योंकि ये हमारे डायरेक्ट पाथवे को स्टिमुलेट करता है बाय बाइंडिंग टू द D1 रिसेप्टर, और ये हमारे इनहिबिटरी पाथवे को यानी इनडायरेक्ट पाथवे को इनहिबिट्स करता है बाय बाइंडिंग टू द D2 रिसेप्टर। इसके बाद ये एक डायग्राम दी हुई है, इसमें दिखा रहे हैं कि मोटर कॉर्टेक्स है। मोटर कॉर्टेक्स ने 2 जगहों पे इंफॉर्मेशन को सेंड किया हुआ है, दो चीज़ों को इसने स्टिमुलेट किया हुआ है। जितनी ये ग्रीन एरोज हैं ये सारे स्टिमुलेटरी हैं
और जितने ये पिंक एरोज़ हैं ये सारे इनहिबिटरी हैं। तो ग्रीन एरोज़ जो है वो मोटर कॉर्टेक्स से दो जगहों पर जा रहे हैं, एक तो है स्पाइनल कॉर्ड जिसमें ये डायरेक्टली जा रहा है, और एक है इसमें स्ट्रेटम। ठीक है, स्ट्रेटम में जब मोटर कॉर्टेक्स जाएगा तो उसके बाद दो पाथवेज वहाँ से शुरू हो रही हैं, एक है डायरेक्ट पाथवे और एक है इनडायरेक्ट पाथवे। अब इसने क्या किया, स्ट्रेटम ने आगे इनहिबिट कर दिया जीपीआई को, क्योंकि पिंक एरो है तो हम कहेंगे कि स्ट्रेटम ने इनहिबिट कर दिया जीपीआई को, यानी ग्लोबस पैलिडस इंटरनस को। फिर ग्लोबस पैलिडस इंटरनस ने आगे इनहिबिट कर दिया थैलेमस को, यानी कि उसके बाद जो है वो थैलेमस जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और मोशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इनडायरेक्ट पाथवे में भी स्ट्रेटम ने इनहिबिट किया जीपीई को, ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस को। फिर ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस ने सब थैलेमिक न्यूक्लियस को इनहिबिट किया। फिर सब थैलेमिक न्यूक्लियस ने जीपीआई यानी ग्लोबस पैलिडस इंटरनस को स्टिमुलेट किया। फिर ग्लोबस पैलिडस इंटरनस ने थैलेमस को इनहिबिट किया और फिर थैलेमस ने आगे जो है वो मोटर कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट किया। ठीक है, तो इसमें जो है वो मोशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जो इंडायरेक्ट पाथवे उसमें भी थैलेमस की इन्वॉल्वमेंट तो है, यानी कि इसमें थैलेमस की इन्वॉल्वमेंट है और इसमें जीपीआई की भी इन्वॉल्वमेंट है। तो उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है कि फ्रॉम एसएनसी ये है, इसको हम कहते हैं द निग्रोसेट्रिएटल पाथवे। तो निग्रोसेट्रिएटल पाथवे में डोपामीन होता है। डोपामीन जो है वो डायरेक्ट पाथवे को स्टिमुलेट करता है क्योंकि ये D1 रिसेप्टर को बाइंड करता है, और ये इनडायरेक्ट पाथवे को इनहिबिट करता है क्योंकि ये D2 रिसेप्टर को बाइंड करता है। इवेंचुअली डोपामीन ने भी मोशन को इंक्रीज़ करना है। उसके बाद ये एक और डायग्राम है इसकी, ये जो है वो नेम सी या लेबलिंग हुई हुई है, इसको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। तो इसमें जो है ये सबसे पहले लेटरल वेंट्रिकल है, वाइट स्ट्रक्चर जो है उसके फ़ौरन साथ जो है वो काउडेट न्यूक्लियस है। इसमें जो सबसे लार्ज स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है वो थैलेमस है। सबसे लार्ज स्ट्रक्चर जो है वो थैलेमस है। उस लार्ज स्ट्रक्चर के दरमियान में जो है वो थर्ड वेंट्रिकल है। ये जितने वाइट एरियाज़ हैं ये सारे वेंट्रिकल्स हैं। सबसे ज़्यादा लार्ज स्ट्रक्चर जो है वो थैलेमस है। फिर उस वाइट स्ट्रक्चर जो कि थर्ड वेंट्रिकल था उसके फ़ौरन नीचे अगर देखें तो वो हाइपोथैलेमस है। ठीक है, वो फिर हाइपोथैलेमस है। और सबसे जो इंफीरियरली लोकेटेड है वो मेमोलरी बॉडी है, मेमोलरी बॉडी से। और अगर लेटरली देखें तो यहाँ पे एक सीक्वेंस बना हुआ है। सबसे ज़्यादा इसमें जो लेटरली है वो है इंस्यूला, इंस्यूला है। ठीक है, और उसके बाद आता है पुटामेन। इंस्यूला तो ये एक जो है वो ब्रेन ही का अपना पार्ट नज़र आ रहे हैं। और इंस्यूला के अगर हम मीडियली जाना शुरू करें तो सबसे पहले है पुटामेन, और पुटामेन के बाद ग्लोबस पैलिडस आ जाता है। ग्लोबस पैलिडस जो है वो उसमें एक एक्सटर्नस है और एक इंटरनस है। तो उसके बाद वही थैलेमस आ रहा है फिर से, और थैलेमस के साथ बिल्कुल जो है वो दरमियान में जो स्ट्रक्चर है वो थर्ड वेंट्रिकल है, और थर्ड वेंट्रिकल के नीचे जो ग्रीन एरिया है वो हाइपोथैलेमस है, और जो दो ग्रीन लाइट ग्रीन कलर में है वो सब थैलेमिक न्यूक्लियस है। ये सब थैलेमिक न्यूक्लियस था जो इनहिबिट हो रहा था इन द इंडायरेक्ट पाथवे और आगे स्टिमुलेट कर रहा था ग्लोबस पैलिडस इंटरनस को। उसके बाद जो ब्रेन के अपने कुछ एरियाज़ हैं इसमें जो है वो एक अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस भी नज़र आ रहा है। अब शुरू होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स रीजन्स। इसमें जो है वो 4 लॉब्स ब्रेन के शो किए हुए हैं, फ्रंटल और पाराइटल, टेम्पोरल और ओसिपिटल। जो फ्रंटल और पाराइटल लॉब को डिवाइड करता है वो है सेंट्रल सल्सस। तो इसमें देखना यह है कि ये कौन सा एरिया कौन से लॉब में आता है। फ्रंटल लॉब में जो एरियाज आते हैं वो है एक फ्रंटल आई फील्ड, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ब्रोकाज एरिया एंड प्री मोटर कॉर्टेक्स।
प्रीमोटर कॉर्टेक्स। फिर इसमें एक और जो है वो फ्रंटल और पाइटल लॉब को जो सेपरेट कर रहा है फ्रॉम टेम्पोरल लॉब, वो है सिल्वियन फिशर। तो टेम्पोरल लॉब में हमारे दो एरियाज आते हैं, एक इसमें आता है, नहीं 3 एरियाज आते हैं। एक है वर्निकीज एरिया और एक है प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स और लिम्बिक एसोसिएशन एरिया। लिम्बिक एसोसिएशन एरिया इसमें आता है, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स आता है और एक इसमें वर्निकी एरिया आता है। उसके बाद जो पाइटल लॉब है उसमें बस एक ही एरिया, स्मेटोसेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स। ओसिपिटल लॉब में भी बस एक ही एरिया है, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। पाइटल लॉब में एक स्मेटोसेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स और ओसिपिटल लॉब में प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। टेम्पोरल लॉब में हमारे 3 एरियाज़ हैं, एक है लिम्बिक एसोसिएशन एरिया, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स और वर्निकी एरिया। फ्रंटल में हमारे काफ़ी सारे एरियाज आ जाते हैं। जो बिल्कुल सेंट्रल सल्सस के साथ है वो है प्राइमरी मोटर और उसके साथ जो है वो है प्री मोटर कॉर्टेक्स। प्राइमरी मोटर, फिर प्री मोटर कॉर्टेक्स, फिर उसके बाद आता है द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और उन दोनों के बीच में आ रहा है फ्रंटल आई फील्ड और एक इसमें ब्रोकास एरिया है। ब्रोका एरिया और वर्निकी एरिया के दरमियान में एक आर्कुएट फेसिक्यूलस है, आर्कुएट फेसिक्यूलस, ठीक है। तो स्मेटोसेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स और प्राइमरी स्मेटोसेंसरी कॉर्टेक्स 2 एरियाज़ हैं जो पाइटल लॉब में आते हैं, ठीक है। तो इसको इन लॉब्स के अंदर कौन से एरियाज आते हैं ये पता होना चाहिए। सेरिब्रल परफ्यूजन, अब आती है सेरिब्रल परफ्यूजन। सेरिब्रल परफ्यूजन जो है वो उसमें टाइट ऑटो रेगुलेशन होती है। इसमें 2 चीज़ें जो हैं वो इसको कंट्रोल कर रही हैं, एक तो इसमें है द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और एक इसमें है प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन मीन आर्टीरियल प्रेशर एंड द इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ठीक है। मीन आर्टीरियल प्रेशर और इंट्राक्रैनियल प्रेशर के दरमियान में जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो, और एक है PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये 2 चीज़ें जो हैं वो सेरिब्रल परफ्यूजन को कंट्रोल करती हैं। लेकिन जब सीवर हाइपोक्सिया हो जाए तब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी अपना रोल प्ले कर सकता है। इसके बाद हमने ये देखा कि ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है और इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। कुशिंग रिफ्लेक्स में एक ट्रायड होता है हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का, और ये इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है, ठीक है। उसके बाद आता है थेरेपेटिक हाइपर वेंटिलेशन। कुशिंग रिफ्लेक्स जो है वो इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है। बताता है थेरेपेटिक हाइपर वेंटिलेशन, जब हम हाइपर वेंटिलेशन करते हैं तो उस टाइम पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज हो रहा होता है जिसकी वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही होती है। जब वेजो कंस्ट्रक्शन होती है तो सेरिब्रल ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है और उसकी वजह से इंट्राक्रैनियल प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो हम ये यूज़ करते हैं जब एक्यूट सेरिब्रल एडीमा हुआ हो, फॉर एग्जांपल सेकेंडरी टू स्ट्रोक विच इज़ अनरिस्पॉन्सिव टू अदर इंटरवेंशंस। क्योंकि जो ये होता है सेरिब्रल एडीमा, इसमें इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज होता है, तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर को डिक्रीज़ करने के लिए हम थेरेपेटिक हाइपर वेंटिलेशन करते हैं जिससे हम PCO2 को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, सेरिब्रल ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो जाता है और जिसकी वजह से फिर इवेंचुअली इंट्राक्रैनियल प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर इज इक्वल टू मीन आर्टीरियल प्रेशर माइनस इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ठीक है। ये फार्मूला जो है ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि अगर उन्होंने हमें सेंट्रल सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर हमसे पूछा हो और हमें मीन आर्टीरियल प्रेशर दिया हो और हमें जो है वो इंट्राक्रैनियल प्रेशर दिया हो तो हमने किस तरह से इसको फाइंड करना है। अगर सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर 0 हो जाए तो फिर सेरिब्रल परफ्यूजन बिल्कुल ही रुक जाएगी, उसको हम कहते हैं ब्रेन डेथ। ब्रेन डेथ में 3 चीज़ें पूरी हो रही होती हैं, एक तो इसमें कोमा हो जाता है, एपनिया यानी बिल्कुल ब्रीथिंग रुक जाएगी और ब्रेन स्टेम के सारे रिफ्लेक्सेस भी इसमें एब्सेंट हो जाएंगे। जो हाइपोक्सीमिया है वो सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर को इंक्रीज़ करेगी, यानी कि अगर हमारे ब्लड में ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाए
तो वो हमारे सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर को इंक्रीज़ करेगी। लेकिन सिर्फ तब अगर हमारा जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो 50 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी से कम हो, और हमारा जो सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PCO2 है अंटिल PCO2 इज़ ग्रेटर देन 90 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। उसके बाद ये एक ग्राफ है, इसमें जो है वो एक्स एक्सिस में हमें प्रेशर दिया हुआ है और वाई एक्सिस में सेरिब्रल ब्लड फ्लो दिया हुआ है। तो इसमें ये है, इसमें हम देख सकते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो इंक्रीज़ कर रहा है, और जो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो डिक्रीज़ कर रहा है, और जो मीन आर्टीरियल प्रेशर है वो काफ़ी देर कांस्टेंट रह के तो फिर उसके बाद ये भी इंक्रीज़ कर रहा है। उसके बाद ये है होमनक्यूलस। होमनक्यूलस में उन्होंने हमें एक टोपोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दी हुई है कुछ मोटर और सेंसरी एरियाज़ की इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो इसमें इन्होंने ये कुछ जो है वो स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं और बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स वगैरह दिखाए हुए हैं कि कौन से पार्ट को जो है वो कॉर्टेक्स सप्लाई कर रहा होता है। इसके अलावा इसमें हमें इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और मिडल सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी की जो है वो टेरिटरी भी इधर नज़र आ रही है। इसको भी ऐसे चीज़ याद रखना पड़ेगा। अगर किसी इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी को कोई डैमेज हो जाता है तो जो स्ट्रक्चर्स मोटर होमनक्यूलस में शो की हुई है येलो कलर के, इन तक मोटर इनर्वेशंस नहीं जा सकेंगी, और सेंसरी होमनक्यूलस में जो शो की हुई है इन तक भी फिर जो है वो जो इनर्वेशंस है वो नहीं जा सकेंगी। मिडल सेरिब्रल आर्टरी का काफ़ी जो है वो लार्ज इसमें एरिया है, तो ये सारा जो है इसको एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा कि मोटर जो है वो इनर्वेशंस कौन सी आर्टरी कंट्रोल कर रही है, और सेंसरी इनर्वेशंस जो है वो कौन सी आर्टरी से हो रही हैं। अच्छा, इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि इसमें जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी की टेरिटरी है उसमें कोई भी नहीं आ रहा, और ज़्यादातर इसमें जो है वो इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और मिडल सेरिब्रल आर्टरी की टेरिटरी में आ रहे हैं। सेरिब्रल आर्टरीज कॉर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें एक इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज है विच सप्लाइज द एंटेरोमीडियल सरफेसेस, और मिडल सेरिब्रल आर्टरी सप्लाइज द लेटरल सरफेस, एंड पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी सप्लाइज पोस्टीरियर एंड द इंफीरियर सरफेस। यहाँ पर उन्होंने पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है और बताया हुआ है कि एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी कौन से स्ट्रक्चर को सप्लाई करेगी। तो जो एंट्रोमीडियल सरफेस है उसको एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई करेगी, मिडल सेरिब्रल आर्टरी जो है वो लेटरल सरफेस को करेगी, मिडल जो है वो लेटरल को करेगी, इंटीरियर जो है वो एंटीरोमीडियल को करेगी, और पोस्टीरियर हमारे पोस्टीरियर और इन्फीरियर सरफेस को सप्लाई करती है। इसके बाद आते हैं कुछ वाटर शेड जोन्स। वाटर शेड जोन्स वो होती हैं जहाँ पे इन्फाक्ट के डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कॉर्टिकल बॉर्डर जोन्स अकर बिटवीन एंटीरियर एंड द मिडल सेरिब्रल आर्टरीज एंड पोस्टीरियर एंड द मिडल सेरिब्रल आर्टरीज। इसमें कुछ कॉर्टिकल बॉर्डर जोन्स होंगे, ठीक है, वो प्रेजेंट होंगे बिटवीन द एंटीरियर एंड द मिडल सेरिब्रल आर्टरी एंड पोस्टीरियर एंड द मिडल सेरिब्रल आर्टरीज। Internal border zones occur between the superficial and the deep vascular territories of the middle cerebral artery. एक इसमें कॉर्टिकल बॉर्डर जोन्स हैं और एक इसमें इंटरनल बॉर्डर जोन्स हैं। जो इंटरनल बॉर्डर जोन्स हैं दे विल अकर बिटवीन द सुपरफिशियल एंड द डीप वेस्कुलर टेरिटरीज ऑफ द मिडल सेरिब्रल आर्टरी। कॉमन लोकेशंस फॉर द ब्रेन मेटास्टेसिस इन्फार्क्ट ड्यू टू द सीवर हाइपोपरफ्यूजन। एक जो इसमें इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और मिडल सेरिब्रल आर्टरी के दरमियान में होता है वाटरशेड इन्फार्क्ट। प्रॉक्सिमल अपर एंड द लोअर एक्सट्रीमिटी वीकनेस, ठीक है, ये जो है ये वीकनेस करवाएगा, प्रॉक्सिमल अपर एंड द लोअर एक्सट्रीमिटी वीकनेस, ठीक है। और उसके अगर पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी मिडल सेरिब्रल आर्टरी के वाटरशेड इन्फार्क्ट हो जाए तो हायर ऑर्डर विजुअल डिसफंक्शन, क्योंकि पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी अक्सर हमारे विजुअल जो है वो को कंट्रोल कर रही होती है, आई से रेलिवेंट होती है ये। तो अगर पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी और मिडल सेरिब्रल आर्टरी के दरमियान वाले एरिया में जो है कोई इन्फार्क्ट बन जाता है तो ये हमारा विजुअल डिसफंक्शन करवा देगा। और अगर इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और मिडल सेरिब्रल आर्टरी के दरमियान वाले एरिया पे कोई इन्फार्क्ट बन जाता है
तो ये हमारे अपर जो और लोअर एक्सट्रीमिटी के वीकनेस करवा देगा, अपर के प्रॉक्सिमल और लोअर एक्सट्रीमिटी की वीकनेस करवाएगा। इसके बाद आता है ये सर्कल ऑफ विलिस, ठीक है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ एनास्टोमोसिस बिटवीन एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर ब्लड सप्लाइज टू ब्रेन। ब्रेन की दो किस्म की सर्कुलेशन होती हैं, एक एंटीरियर सर्कुलेशन और एक है पोस्टीरियर सर्कुलेशन, ठीक है। तो इन दोनों सर्कुलेशन के बीच एक कम्युनिकेशन होता है, एक एनास्टोमोसिस होता है जिसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ विलिस। तो इस डायग्राम में इन्होंने ये शो किया हुआ है कि यहाँ पे सबसे पहले जो है वो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, ठीक है, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। दोनों एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज ने मिलकर एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी बना दी। उसके बाद जो मिडल में आ रही है वो मिडल सेरिब्रल आर्टरी है, ठीक है, मिडल सेरिब्रल आर्टरी। और फिर उसके नीचे जो है वो है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक है। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी से नीचे आती है फिर पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। यानी कि मिडल सेरिब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी के दरमियान में आती है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, जबकि एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जो है वो दो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज के मिलाने से बन रही है। उसके बाद जो है वो एक लार्ज आर्टरी है, उसे हम कहते हैं बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी जो है वो टू आर्टरीज में डिवाइड हो रही है, जिसको हम कहते हैं वर्टिब्रल आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी से जो दो ब्रांचेस निकल रही हैं उसको हम उनके मिलने से बनती है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिलर आर्टरी से कुछ ब्रांचेस निकल रही हैं एक साथ ही, हम कहते हैं पोंटाइन ब्रांचेस। इसके सुपीरियरली एक ब्रांच निकल रही है, उसे हम कहते हैं सुपीरियर सेरिबेलर, ठीक है। और इसके इन्फीरियरली जो सबसे ज़्यादा निकल रही है उसे हम कहते हैं पोस्टीरियर इन्फीरियर, नहीं, जो वर्टिब्रल से निकल रही है उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर। और वर्टिब्रल के जो ऊपर से निकल रही है उसको हम कहते हैं इंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर, ठीक है। बेसिलर से जो निकल रही थी वो तो पोंटाइन ब्रांचेस थी और एक सुपीरियर सेरिबेलर थी। उसके बाद ये AICA और PICA हैं, इन्हें हम कहते हैं इंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर और पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर। ये दोनों जो हैं ये वर्टिब्रल आर्टरी से निकलती हैं, जो वर्टिब्रल आर्टरी के ऊपर से स्टार्ट से ही निकल रही हैं उसको हम कहते हैं इंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर। और जो वर्टिब्रल आर्टरी के इन्फीरियरली निकल रही है उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। इसके बाद आती हैं ड्यूरल वीनस साइनसेस। These are the large venous channels that run to the periosteal and the meningeal layers of the dura mater. ड्यूरल वीनस साइनसेस जो हैं वो लार्ज वीनस चैनल्स हैं, ठीक है। ये ड्यूरा मैटर की मेनिंजियल लेयर्स और पेरियोस्टियल लेयर्स के साथ साथ रन कर रही होती हैं और इन्होंने ब्लड को ड्रेन करना होता है फ्रॉम द सेरेब्रल वेन्स, और इन्होंने CSF को भी रिसीव करना होता है फ्रॉम द अरेक्नॉइड ग्रैनुलेशंस। दो चीज़ों को ड्रेन करना है, ब्लड फ्रॉम सेरेब्रल वेन्स एंड CSF फ्रॉम अरेक्नॉइड ग्रैनुलेशंस। इसके बाद उन्होंने खुद जो है वो इंटरनल जुगुलर वेन में एंड हो जाना है, इंटरनल जुगुलर वेन में इन्होंने एम्प्टी हो जाना है। वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस, यानी कि जो साइनसेस हैं इनके अंदर कोई थ्रोम्बोसिस हो जाए, कोई एक्लूजन हो जाए। प्रेजेंट्स विद द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो फिर उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे हेडेक एंड सीजर्स, पेपिलर एडीमा, फोकल न्यूरोलॉजिक डिफिसिट्स के साथ इसने प्रेजेंट होना है। इट मे लीड टू द वीनस हेमोरेज, हेमोरेज भी हो सकता है एसोसिएटेड विद द हाइपरकोगुलेबल स्टेट्स, और ये हाइपरकोगुलेबल स्टेट्स में होगा जैसे प्रेगनेंसी है, OCP यूज़ एंड द फैक्टर 5 रिटर्न। यहाँ पे इन्होंने कुछ वेन्स दिखाई हुई हैं, साइनसेस दिखाई हुई हैं। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा थिक है वो नज़र आ रही है, ये है सुपीरियर सैजिटल साइनस, जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। सुपीरियर सैजिटल साइनस जो है वो इधर यहाँ पे एक लिखा आ रहा है कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस। यहाँ पे सुपीरियर सैजिटल साइनस जो है वो ट्रांसफर साइनस के साथ मिल रही है और इन्फीरियरली ऑसिपिटल साइनस के साथ मिल रही है, ठीक है। ट्रांसफर साइनस और ऑसिपिटल साइनस के साथ मिल रही है व्हेन देयर इज़ अ कन्फ्लुएंस ऑफ द साइनसेस।
उसके बाद जो है वो एक इंफीरियर सैजिटल साइनस है। इंफीरियर सैजिटल साइनस के जो इंफीरियरली है वो है ग्रेट सेरेब्रल वेन ऑफ गैलन। ठीक है, ग्रेट सेरेब्रल वेन ऑफ गैलन। इंफीरियर सैजिटल साइनस और ग्रेट सेरेब्रल वेन ऑफ गैलन को अगर मिला दें तो एक बनती है स्ट्रेट साइनस। ठीक है, स्ट्रेट साइनस होगी। ट्रांसफर साइनस के बाद एक एस शेप जो है वो स्ट्रक्चर होगा, उसको हम कह देते हैं सिग्मोइड साइनस। सिग्मोइड साइनस के बाद एक जुगुलर फोरामेन आएगा जहाँ से ये इंटरनल जुगुलर वेन में चली जाएगी। उसके बाद दूसरी साइड पे देखें तो यहाँ पे है सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन और स्पिनोपाराइटल साइनस और कैवर्नस साइनस। यहाँ पे जो बल्ज सा बना होगा ये कैवर्नस साइनस है। कैवर्नस साइनस से एक वेन निकल रही है, उसको हम कहते हैं स्पिनोपाराइटल साइनस। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्पिनोपाराइटल साइनस। और एक वेन निकल रही है, उसको हम कहते हैं सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। यानी कैवर्नस साइनस से एक वेन निकलेगी और एक साइनस निकलेगी। जो वेन निकलेगी उसको हम कहते हैं सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन और जो साइनस निकलेगी उसे हम कहते हैं स्पिनोपाराइटल साइनस। तो जो यहाँ पे है सुपीरियर सैजिटल साइनस, ठीक है, जहाँ पे इसकी कॉन्फ्लुएंस आएगी वहाँ पे ये ट्रांसफर साइनस में कन्वर्ट हो जाएगी और ट्रांसफर साइनस जहाँ पे एस शेप जो है वो स्ट्रक्चर आ जाएगा उसको सिग्मोइड साइनस कहते हैं। वहाँ उसके बाद जुगुलर फोरामेन और उसके बाद इंटरनल जुगुलर वेन। उसके बाद आता है वेंट्रिकुलर सिस्टम। उसके बाद आता है वेंट्रिकुलर सिस्टम। तो ये वेंट्रिकुलर सिस्टम में जो है सबसे पहले लेटरल वेंट्रिकल्स हैं। ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल्स जो हैं उनके फ़ौरन साथ जो है वो एक एंटीरियर हॉर्न है और उसके बाद जो ब्लू स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं द इंटर वेंट्रिकुलर फोरामिना ऑफ मोनरो। फिर यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर उसे हम कहते हैं थर्ड वेंट्रिकल। फिर थर्ड वेंट्रिकल जो है और फोर्थ वेंट्रिकल जो है उसके दरमियान में आता है एक सेरेब्रल एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस। और फिर फोर्थ वेंट्रिकल के भी नीचे अगर देखें तो वह सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इंटीरियर हॉर्न के अलावा यहाँ पे एक इंफीरियर हॉर्न भी है और लेटरली जो प्रेजेंट है वो फोरामिना ऑफ लुश्का लेटरल अपर्चर। सबसे पहले जो CSF होता है वो लेटरल वेंट्रिकल में नहीं, CSF नहीं, ये स्ट्रक्चर का जो ऑर्डर है वो सबसे पहले ये है कि सबसे पहले लेटरल वेंट्रिकल, फिर लेटरल वेंट्रिकल के बाद आता है थर्ड वेंट्रिकल, लेकिन इनके दरमियान में कुछ फोरामिना होते हैं, हम कहते हैं राइट एंड द लेफ्ट फोरामिना ऑफ मोनरो। थर्ड वेंट्रिकल के बाद फोर्थ वेंट्रिकल है। फोर्थ वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल के दरमियान में होता है सेरेब्रल एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस। फोर्थ वेंट्रिकल के बाद आता है सबअराकनॉइड स्पेस, लेकिन इनके दरमियान में भी कुछ फोरामिना होते हैं। एक तो होते हैं द फोरामिना ऑफ लुश्का जो लेटरली होते हैं और एक होता है द फोरामेन ऑफ मेजेंडी, ये मीडियली होता है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो कॉर्ड प्लेक्सिस से बनता है और कॉर्ड प्लेक्सिस जो है वो लेटरल थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल में प्रेजेंट होते हैं। लेटरल थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर कॉर्ड प्लेक्सिस होते हैं, उससे बनता है CSF। और कॉर्ड प्लेक्सिस के अंदर अगर सेल्स पूछें तो वह पेंटिमल सेल्स होते हैं। तो इसके बाद उसने ट्रैवल करना है टू द सबअराकनॉइड स्पेस बाय द फोरामिना ऑफ लुश्का एंड मेजेंडी। तो सबअराकनॉइड स्पेस में चला जाएगा, ठीक है, फोरामिना ऑफ लुश्का और मेजेंडी के साथ मिलके इज़ रीअब्जॉर्ब्ड बाय द अराकनॉइड ग्रैनुलेशंस। वहाँ से फिर ये रीअब्जॉर्ब हो जाएगा अराकनॉइड ग्रैनुलेशन से और फिर इसने ड्रेन हो जाना है टू द ड्यूरल वीनस साइनसेस और इन साइनसेस ना के ड्रेन होना होता है इंटरनल जुगुलर वेन में। उसके बाद आता है ब्रेन स्टेम का वेंट्रल व्यू। यहाँ पे ब्रेन स्टेम का जो है वो वेंट्रल व्यू शो कर रहे हैं और इसमें कितनी नर्व्स नज़र आ रही हैं ब्रेन स्टेम के अंदर। सबसे पहले इसमें ऑल्फैक्टरी बल्ब है जिसे हम क्रेनियम नर्व 1 भी कहते हैं। फिर उसके बाद ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट है। फिर उसके बाद क्रेनियम नर्व 2 है। फिर उसके साथ ही बिल्कुल ऑप्टिक ट्रैक्ट और ऑप्टिक ट्रैक्ट के दरमियान में है ऑप्टिक कियाज़म और ऑप्टिक कियाज़म के बिल्कुल नीचे इनफंडिबुलम और इनफंडिबुलम के बिल्कुल साथ है मेमोलरी बॉडी। उसके बाद है क्रेनियम नर्व 3, फिर क्रेनियम नर्व 4, फिर जिससे 3 ब्रांचेस निकल रही हैं क्रेनियम नर्व 5, फिर क्रेनियम नर्व 6, क्रेनियम नर्व 7, क्रेनियम नर्व 8, फिर उसके बाद क्रेनियम नर्व 9
और क्रेनियन 10, क्रेनियन 10, फिर उसके बाद क्रेनियन 11। क्रेनियन 11 वो है जो लॉन्ग है काफ़ी और लेटरली जा रही है। और क्रेनियन 12 जो काफ़ी ब्रांचेस के मिलने से बन रही है। इसमें ये जो पोन्स सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होने वाला स्ट्रक्चर है। तो इसमें ना लिखा हुआ है कि 4 क्रेनियन नर्व्स आर अबव पोन्स, 1 2 3 4। 4 क्रेनियन नर्व्स जो हैं वो पोन्स के ऊपर हैं। 4 क्रेनियन नर्व्स एग्जिट दी पोन्स, और 4 क्रेनियन नर्व्स जो हैं वो इससे एग्जिट हो रही हैं। इसमें 5 7 8 और 5 6 7 और 8 हैं। फिर 4 क्रेनियन नर्व्स जो हैं वो मेडुला में हैं। इसमें है 9 10 11 और 12। और 4 क्रेनियन नर्व न्यूक्लाई आर मीडियल, यानी 3 4 6 एंड 12। 3 4 6 एंड 12। तो ये वाले जो न्यूक्लाई है ये मीडियली प्रेजेंट हैं। उसके बाद आता है ब्रेन स्टेम का डॉर्सल व्यू, दैट इज सेरिबेलम रिमूव्ड। तो अगर हम सेरिबेलम को रिमूव कर दें तो हमें ब्रेन स्टेम का डॉर्सल व्यू मिल सकता है। इसमें जो है वो सबसे पहले थर्ड वेंट्रिकल है, थैलेमस है, थर्ड वेंट्रिकल है, थर्ड वेंट्रिकल के बिल्कुल इंफीरियरली पिनियल ग्लैंड है। फिर सुपीरियर कॉलिक्यूलस है, इंफीरियर कॉलिक्यूलस है, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल है, और मिडल सेरिब्रल पेडंकल और इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल। उसके बाद एंटीरियर वॉल ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल और मेडुला, फोर्थ वेंट्रिकल के नीचे मेडुला है। पिनियन ग्लैंड जो है वो मेलाटोनिन की सेक्रीजन करवाता है और सर्कैडियन रिदम को कंट्रोल करता है। सुपीरियर कॉलिक्यूलाई डायरेक्ट आई मूवमेंट्स टू स्टिमुलाई, ठीक है। सुपीरियर कॉलिक्यूलाई जो है वो डायरेक्ट आई मूवमेंट्स टू स्टिमुलाई, दैट इज नॉइज एंड मूवमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। इंफीरियर कॉलिक्यूलाई जो है वो ऑडिटरी है, ठीक है। सुपीरियर कॉलिक्यूलाई जो है वो आई से रेलिवेंट है, ये हमारी आइज़ की मूवमेंट को करवाता है टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। और इंफीरियर कॉलिक्यूलाई जो है वो ऑडिटरी है, योर आइज आर अबव योर ईयर्स एंड द सुपीरियर कॉलिक्यूलस विजुअल इज अबव द इंफीरियर कॉलिक्यूलस ऑडिटरी। उसके बाद आते हैं द क्रेनियल नर्व न्यूक्लाई। These are located in the tegmentum portion of the brainstem. The tegmentum portion of the brainstem is located between the dorsal and the ventral portions. अभी ब्रेनस्टेम के सबसे पहले हमने वेंट्रल पोर्शन को देखा, फिर डोर्सल पोर्शन को देखा, फिर इनके दरमियान में एक आता है टेगमेंटम पोर्शन, वहाँ पे क्रेनियल नर्व न्यूक्लाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड। मिड ब्रेन में न्यूक्लाई ऑफ द क्रेनियल नर्व 3 and 4 है, और पोन्स में न्यूक्लाई ऑफ क्रेनियल 5 6 7 and 8 है, ठीक है। सबसे पहले इसका इस तरह ऑर्डर याद रखना है, मिड ब्रेन है, पोन्स है, ठीक है, मेडुला है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। MPMS, MPMS। तो मिड ब्रेन है, पोन्स है, मेडुला है, स्पाइनल कॉर्ड है। क्रेनियल नर्व्स को भी इसी ऑर्डर में याद रखना है, मिड ब्रेन क्रेनियल नर्व 3 and 4, पोन्स में क्रेनियल नर्व 5 6 7 and 8, मेडुला में क्रेनियल नर्व 9 10 and 12, और स्पाइनल कॉर्ड में क्रेनियल नर्व 11। लेटरल न्यूक्लाई जो है वो सेंसरी यानी एलर प्लेट, और मीडियन न्यूक्लाई जो है मोटर बेसल प्लेट। तो इसमें जो न्यूक्लाई है उनकी जो ओरिएंटेशन है वो बिल्कुल सेम है न्यूरल ट्यूब की जो लेटरल वॉल्स हैं उनके साथ। जैसे यहाँ पे एलर प्लेट है, ठीक है। सेंसरी जो है वो लेटरल न्यूक्लाई, और मीडियन न्यूक्लाई जो है वो मोटर बेसल प्लेट है, ठीक है। मीडियन न्यूक्लाई मोटर, लेटर न्यूक्लाई सेंसरी। तो इसमें जो है वो एलर प्लेट और बेसल प्लेट जो है वो होती है। उसके बाद आता है द वेगन न्यूक्लाई, द न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटेरियस एंड द न्यूक्लियस एम्बिगुअस एंड द डॉर्सल मोटर न्यूक्लियस। 3 किस्म के जो है न्यूक्लाई जो है वो वेगल न्यूक्लाई होते हैं। इसमें एक तो न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटेरियस है, और न्यूक्लियस एम्बिगुअस है, और डॉर्सल मोटर न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस एम्बिगुअस है और डॉर्सल मोटर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटेरियस जो है उसको पहले भी स्टडी किया था, ठीक है। इसने क्या करना है, इसने विजुअल सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेना है, ठीक है। विजुअल सेंसरी इंफॉर्मेशन का मतलब है कि जो हमारे ऑर्गन्स के अंदर सेंसरी इंफॉर्मेशन है ये उसको लेगा। उसमें आ जाता है बैलो रिसेप्टर्स, गट डिस्टेंशन, टेस्ट। इट मे प्ले अ रोल इन वॉमिटिंग। क्रेनियल नर्व्स इसमें आती हैं 7 9 and 10, ठीक है। न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटेरियस में 7 9 and 10।
न्यूक्लियस एम्बिगुअस में मोटर इनर्वेशन ऑफ फैनिक्स, लैनिक्स, अपर एसोफेगस। ठीक है, ये जो एम्बिगुअस वाला है इसने हमारे सारे जो स्वेलोइंग वाली चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करना है। फैनिक्स है, लैनिक्स है और अपर एसोफेगस है, इसने स्वेलोइंग और पैलेट एलिवेशन करवानी है। क्रेनियल नर्व 9 एंड 10, पहले 7, 9 एंड 10 थी, फिर उसके बाद सिर्फ 9 एंड 10 रह गई और अब डोर्सल मोटर न्यूक्लियस है तो इसमें सिर्फ 10 रह जाएगी। और इसने क्या करना है, इसने ऑटोनॉमिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स को सेंड करना है टू दी हार्ट, लंग्स एंड दी अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसमें जो है वेगल निकोलाई हमारे पास 3 है, एक न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटेरियस है और एक न्यूक्लियस एम्बिगुअस है और एक इसमें डोर्सल मोटर न्यूक्लियस है। जो ट्रैक्टर सॉलिटेरियस है इसने विजुअल इंफॉर्मेशन रिसीव करनी होती है फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स, तो उसमें टेस्ट भी आ जाता है, गट डिस्टेंशन आ जाती है, बेलो रिसेप्टर्स आ जाते हैं। इसने 7, 9 एंड 10 क्रेनियल नर्व्स का यूज़ करना है। न्यूक्लियस एम्बिगुअस ने जो है वो मोटर इनोवेशन करवानी है उन पार्ट्स की जो स्वेलोइंग में रोल प्ले कर रही हैं, जैसे फैनिक्स है, लैनिक्स है और अपर एसोफेगस है। स्वेलोइंग और पैलेट एलिवेशन करवाता है, क्रेनियल नर्व 9 एंड 10 में इसमें इन्वॉल्व हैं। फिर आता है द डोर्सल मोटर न्यूक्लियस, इसने ऑटोनॉमिक फाइबर्स या पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स को सेंड करना है टू हार्ट्स, लंग्स एंड द अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और इसने सिर्फ क्रेनियल नर्व 10 को इन्वॉल्व करना है। उसके बाद आता है क्रेनियल नर्व्स एंड द बेसल पाथवेज। इसमें हमें जो है वो ब्रेन के फोसा दिखाए हुए हैं, इंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडल क्रेनियल फोसा एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा की मैलफॉर्मेशंस को हमने पहले भी पढ़ा था, इसमें चेरी 1 मालफॉर्मेशन और चेरी 2 मालफॉर्मेशन और डैंडी वॉकर मालफॉर्मेशन को हमने पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में पढ़ा था। तो इसमें सबसे पहले इंटीरियर क्रेनियल फोसा है, तो हमने ये देखना है कि इसमें कौन से फोसा में कौन सी क्रेनियल नर्व आ सकती है और उसमें कौन सा स्ट्रक्चर आ रहा होता है। तो जो इंटीरियर क्रेनियल फोसा है थ्रू दी एथमॉइड बोन, ठीक है, तो इसमें क्रिब्रिफॉर्म प्लेट आती है, ठीक है, और क्रेनियल नर्व 1 आती है। इसमें सिर्फ 1 क्रेनियल नर्व आएगी और क्रिब्रिफॉर्म प्लेट आएगी। उसके बाद आता है ये थ्रू दी एथमॉइड बोन है। उसके बाद आता है द मिडल क्रेनियल फोसा, मिडल क्रेनियल फोसा थ्रू दी स्फिनॉइड बोन, ठीक है, पहले एथमॉइड बोन थी अब स्फिनॉइड बोन है। ठीक है, इसमें आता है एक ऑप्टिक केनाल, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, फोरामेन रोटंडम, फोरामेन ओवेल एंड द फोरामेन स्पाइनोसम। ठीक है, ROS रोटंडम, ओवेल और स्पाइनोसम। ठीक है, ROS रोटंडम, ओवेल और स्पाइनोसम। ठीक है, ऑप्टिक केनाल और सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर भी इसमें आता है मिडल क्रेनियल फोसा थ्रू स्फिनॉइड बोन। इसमें क्रेनियल नर्व 2 से लेके क्रेनियल नर्व 5 तक आता है और मिडल मनिंजल आर्टरी भी इसी में आती है और ऑप्थेल्मिक आर्टरी भी इसी में आती है। ठीक है, मिडल मनिंजल आर्टरी और ऑप्थेल्मिक आर्टरी भी इसी में आती है। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा थ्रू द टेम्पोरल और ऑसिपिटल बोन, इसमें आता है इंटरनल ऑडिटरी मियटस, जुगुलर फोरामेन, हाइपोग्लोसल कैनाल एंड द फोरामेन मैग्नम। तो फोरामेन मैग्नम है इसमें, उसमें फोरामेन रोटंडम, ओवेल और स्पाइनोसम था। इसमें फोरामेन जो है वो जुगुलर फोरामेन है और उसमें जो था वो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर था। इसमें है द हाइपोग्लोसल कैनाल, ठीक है, हाइपोग्लोसल कैनाल है और इसमें जुगुलर फोरामेन के साथ फोरामेन मैग्नम भी है और इंटीरियर ऑडिटरी मियटस है। इसमें क्रेनियल नर्व जो है वो क्रेनियल नर्व 7 से लेके तो इसमें 12 तक सारी क्रेनियल नर्व्स हैं। जुगुलर वेन भी इसमें है, ब्रेन स्टेम, स्पाइनल रूट ऑफ क्रेनियल नर्व 11 एंड द वर्टिब्रल आर्टरीज। इसमें ब्रेन स्टेम है, वर्टिब्रल आर्टरीज हैं और इसमें जुगुलर वेन भी है और इसमें स्पाइनल रूट ऑफ द क्रेनियल नर्व 11 भी है, जबकि इससे ऊपर वाले में सिर्फ ऑप्थेल्मिक आर्टरी और मिडल मनिंजल आर्टरी थी। अब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने क्रेनियल नर्व्स के साथ अब आर्टरीज़ को भी यहाँ पे शो कर दिया है। तो आर्टरीज़ भी एज इट इज़ जो है वो अब शो हो रही हैं, जैसे सर्कल ऑफ विलिस में हमने देखा था कि सबसे ऊपर जो थी वो इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी थी, फिर उसके बाद इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, फिर ये जो दरमियान वाली थी ये मिडल सेरेब्रल आर्टरी थी, फिर मिडल सेरेब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के दरमियान में होती है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। और उसके बाद ये जो लार्ज आर्टरी है, बेसलर आर्टरी से जो ब्रांचेस निकलती हैं उसे पोंटाइन ब्रांचेस कहते हैं।
और उसके बाद जो इसकी सबसे इन्फीरियर ब्रांच है उसको लेबिरिंथीन ब्रांच कहते हैं। उसके बाद एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर, ये वर्टिब्रल आर्टरी है, इसके दरमियान में जो बनती थी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। जेनियल नर्व्स जो है वो भी इस तरह शो की हुई हैं। और फैक्ट्री बल्ब था, फिर सबसे पहले और फैक्ट्री ट्रैक्ट था, फिर क्रेनियल नर्व थी, फिर ऑप्टिक नर्व थी। तो ये सारा भी यहाँ पे इन्होंने शो कर दिया है। इसमें जो नई चीज़ ऐड हुई है वो ये है कि इसमें मिड ब्रेन पोन्स और मेडुला में जो क्रेनियल नर्व्स की जो इनर्वेशन है वो शो की हुई है। मिड ब्रेन में जो है वो मीडियल सप्लाई जो है वो 3 और 4 क्रेनियल नर्व से मिल रहा होता है, जबकि पोन्स में जो लेटरल है वो 5th नर्व से है, और मीडियल जो है वो 6 है, और लेटरल में फिर 7 और 8 है। मेडुला में सारी लेटरल है, लेकिन जो मीडियल है वो 12 वाली मीडियल है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मेडुला में सारी लेटरल है, बस जो है आखिरी वाली क्रेनियल नर्व 12 जो है वो मीडियल है। पोन्स में जो है वो सारी लेटरल है, बस इसमें एक मीडियल है। ठीक है, वो 6 है, 6 वाली इसमें मीडियल है। और मेडुला में 12 वाली जो है वो मीडियल है, बाकी सारी लेटरल है। ठीक है, और मीडियल जो है वो 3 और 4 भी हैं, 3 और 4 भी मीडियल हैं, और ये मिड ब्रेन में आती हैं। तो क्रेनियल नर्व जो है वो 11, 10 और ये नहीं 9 से शुरू होती है। मेडुला की जो है वो 9, 10, 11, 12। पोन्स की 5 से स्टार्ट हो रही है, 5, 6, 7, 8, और मिड ब्रेन की सिर्फ 3 और 4। उसके बाद आते हैं द क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, यहाँ पे सारी क्रेनियल नर्व्स दी हुई हैं और इनके फंक्शंस बताए हुए हैं, इनकी टाइप बताई हुई है कि ये सेंसरी है कि मोटर है या फिर बोथ हैं। तो सबसे पहले इसमें ऑल्फैक्टरी नर्व है, फिर ऑप्टिक है, फिर ओकुलोमोटर है, फिर ट्रॉक्लियर है, फिर ट्राइजेमिनल है, फिर एब्ड्यूसेंस है, फिर फेशियल है, फिर वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर है, ग्लोसोफ्रिंजियल है, वेगस है, सेंसरी है, और हाइपोग्लोसल नर्व है। इनको एज याद रखना होगा। ठीक है, ऑल्फैक्टरी और सबसे पहले ऑल्फैक्टरी है, फिर ऑप्टिक है, फिर ओकुलोमोटर है, फिर ट्रॉक्लियर है, ट्राइजेमिनल है, फिर एब्ड्यूसेंस है, फिर फेशियल है, फिर वेस्टिबुलो कॉक्लियर है, ग्लोसोफ्रिंजियल है, फिर उसके बाद वेगस नर्व है, और फिर एसेसरी और हाइपोग्लोसल है। तो इनमें जो सेंसरी हैं वो जो है इसमें 3 नर्व्स जो हैं वो इसमें सेंसरी हैं। एक ऑल्फैक्टरी है, ऑप्टिक है, और वेस्टिबुलो कॉक्लियर है। ठीक है, ऑल्फैक्टरी जो है वो स्मेल को कर रही होती है, ऑप्टिक जो है वो साइट को करती है, वेस्टिबुलो कॉक्लियर जो है वो हियरिंग और बैलेंस को करती है। तो ये तीनों तो बिल्कुल सेंसरी हैं। उसके बाद जो इसमें मोटर है, इसके अलावा इसमें सारी की सारी जो है वो मोटर हैं, लेकिन इसमें 4 नर्व्स जो हैं वो बोथ में आती हैं। ट्राइजेमिनल जो है वो बोथ में आती है, और वैसे भी इसकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो बहुत चांसेस है कि ये बोथ में ही आएगी। उसके बाद फेशियल नर्व जो है उसके भी बहुत ज़्यादा फंक्शंस होते हैं, तो ये भी याद रखना आसान है कि ये बोथ में ही आती है। ग्लोसोफ्रिंजियल भी बोथ में आती है, और वेगस नर्व भी बोथ में आती है। वेगस नर्व के भी बहुत फंक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर, तो जो बोथ वाली हैं वो भी याद हो गई कि ग्लोसोफ्रिंजियल है, वेगस है, फेशियल है, और ट्राइजेमिनल बोथ में आती हैं। सेंसरी में जो थी वो एक पहली 2 हैं, यानी कि ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक, और वेस्टिबुलो कॉक्लियर। बाकी सारी नर्व्स जो हैं जो बच गई हैं वो सारी मोटर हैं। तो ऑल्फैक्टरी ने क्या करना है, स्मेल करनी है। ओनली क्रेनियल नर्व विदाउट थैलेमिक रिलेट टू कॉर्टेक्स। इसका हमने पढ़ा था कि इसका जो थैलेमस से जो है वो पैसेज नहीं होता, ये जो है ये डायरेक्टली जो है कॉर्टेक्स तक जाती है, और थैलेमस से नहीं गुजरती। ऑप्टिक ने हमारी साइट को कंट्रोल करना होता है। ओकुलोमोटर आई मूवमेंट, ओकुलोमोटर ने हमारे जो आइज़ के मसल्स हैं उन सारों को इसने करना होता है। पिपलरी कंस्ट्रिक्शन, इसी ने पिपलरी कंस्ट्रिक्शन करवानी है, फिर एकोमोडेशन करवानी है। पिपलरी कंस्ट्रिक्शन के लिए इसने स्फिंक्टर पिपलाई को जो है वो करना होता है, एकोमोडेशन के लिए इसने सिलरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है। आईलिड ओपनिंग भी इसने करवानी है लेवेटर पैल्पेब्री से। ट्रॉक्लियर नर्व ने भी आई मूवमेंट्स को करना होता है। ट्रॉक्लियर के अंदर भी ओ आता है, तो यहाँ से हमें याद रखेगा सुपीरियर ऑब्लिक।
सुपीरियर ऑब्लिक मसल को जो है वो ट्रोक्लियर नर्व ने मूव करवाना है। ट्राइजेमिनल ने हमारे जो है वो मैस्टिकेशन, फेशियल सेंसेशंस, सोमैटो सेंसेशंस फ्रॉम इंटीरियर 2/3 ऑफ टंग और डैम्पनिंग ऑफ द लाउड नॉइसेस, टेंसर टिम्पैनी। इसने डैम्पनिंग ऑफ द लाउड नॉइसेस भी करवानी है विद द हेल्प ऑफ टेंसर टिम्पैनी को इसने करना है। टी से हम याद रखा कि टेंसर टिम्पैनी, डैम्पनिंग ऑफ द लाउड नॉइसेस, टेंसर टिम्पैनी, सोमैटो सेंसेशन फ्रॉम द इंटीरियर 2/3 ऑफ टंग। ठीक है, टंग का याद रह जाएगा क्योंकि ये भी टी से है। टेंसर टिम्पैनी का याद रह सकता है क्योंकि ये भी टी से है। बाकी इसमें वैसे ही ट्राइजेमिनल नर्व और ट्राइजेमिनल नर्व में मैस्टिकेशन और फेशियल सेंसेशंस जो हैं वो याद रह सकती हैं। फेशियल सेंसेशंस जो हैं उसमें इसकी तीनों ब्रांचेस जो हैं, तीनों डिवीजन्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, ऑफ्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। ठीक है, ऑफ्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर डिवीजन इसकी फेशियल सेंसेशंस में जो है वो इन्वॉल्व हैं। एब्ड्यूसन नर्व आती है, ये भी आई मूवमेंट करवाती है और इसमें LR यानी लेटरल रेक्टस मसल को ये मूव करवाती है। ठीक है, ओकुलोमोटर ने सारे मसल्स को मूव करवाना है लेकिन सुपीरियर ऑब्लिक और लेटरल रेक्टस को मूव नहीं करवाना। ट्रोक्लियर के अंदर भी O है तो उसे हमें याद रहेगा कि सुपीरियर ऑब्लिक यानी SO, और एब्ड्यूसेंस ने लेटरल रेक्टस को मूव करवाना है। फेशियल नर्व ने हमारी फेशियल मूवमेंट करवानी है, आई क्लोजिंग करवानी है और भी क्लैरिस ओकुलाई। ठीक है, आई क्लोजिंग, आईलिड की जो ओपनिंग है वो होती है लेवेटर पैल्पेब्री से और आई क्लोजिंग जो है वो होती है ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई से। ऑडिटरी वॉल्यूम मॉड्यूलेशन स्टेपेडियस को भी फेशियल नर्व ने करना है। ठीक है, वॉल्यूम मॉड्यूलेशन करवाती है। टेस्ट फ्रॉम इंटीरियर 2/3 ऑफ टंग, इसने टेस्ट को भी कन्वे करना है फ्रॉम द इंटीरियर 2/3 ऑफ टंग। लैक्रिमेशन करवानी है इसने, सैलिवेशन करवानी है। सब मैंडिबुलर एंड द सबलिंगुअल ग्लैंड्स आर इनर्वेटेड बाय द क्रेनियन ऑफ 7। ठीक है, वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर ने हियरिंग और बैलेंस को कंट्रोल करना है। ग्लोसोफ्रिंजियल ने टेस्ट और सेंसेशंस फ्रॉम द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग। अब इंटीरियर 2/3 ऑफ टंग में जो इन्वॉल्व हो रही थी वो एक तो फेशियल नर्व थी और एक ट्राइजेमिनल नर्व थी। ठीक है, ट्राइजेमिनल नर्व और फेशियल नर्व जो है वो इंटीरियर 2/3 ऑफ टंग के साथ रिलेटेड है, जबकि ग्लोसोफ्रिंजियल नर्व जो है वो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग के साथ रिलेटेड है। स्वेलोइंग और सेलिवेशन इसने भी करवानी है लेकिन इसने सेलिवेशन सिर्फ पैरोटिड ग्लैंड से करवानी है। जो SS वाले जो ग्लैंड्स है वहाँ से जो है वो क्रेनियन ऑफ 7 ने करवानी थी फेशियल नर्व ने। मॉनिटरिंग कैरोटिड बॉडी एंड द साइनस कीमो एंड द बैरोरिसेप्टर्स एंड एलिवेशन ऑफ फैनिक्स एंड लैनिक्स एंड द स्टाइलोफरिंजियस, इसने फैनिक्स और लैनिक्स एलिवेशन भी करवानी है और कैरोटिड बॉडी और साइनस कीमो एंड द बैरोरिसेप्टर से इसने मॉनिटरिंग करनी है। वेगस नर्व टेस्ट फ्रॉम द सुप्राग्लोटिक रीजन। ठीक है, सुप्राग्लोटिक रीजन से जो टेस्ट है वो वेगस नर्व में लेके जाना है। स्वेलोइंग इसने करवानी है। सॉफ्ट पैलेट की एलिवेशन इसने करवानी है। मिडलाइन ओवुला, टॉकिंग, कफ रिफ्लेक्स, जितनी सारी मुंह वाली चीज़ें हैं, सुप्राग्लोटिक रीजन का टेस्ट हो गया, स्वेलोइंग हो गई, सॉफ्ट पैलेट की एलिवेशन हो गई, मिडलाइन ओवुला हो गया, टॉकिंग हो गई, कफ रिफ्लेक्स हो गया, पैरासिम्पैथेटिक तो थोरैको एब्डोमिनल विजरा। लेकिन इसके अलावा इसने कुछ पैरासिम्पैथेटिक्स भी सप्लाई करने हैं थोरैको एब्डोमिनल विजरा को। ऑर्गन्स को इसने जो है वो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई करने होते हैं। ठीक है, मॉनिटरिंग एओर्टिक आर्च, कीमो एंड द बैरोरिसेप्टर्स। उसके बाद आती है सेंसरी नर्व। ठीक है, सेंसरी नर्व जो है वो हेड टर्निंग में और शोल्डर्स श्रगिंग में ठीक है रोल प्ले करती है। शोल्डर श्रगिंग में एक तो ट्रेपेजियस मसल होता है और एक इसमें SCM, ठीक है, SCM और हाइपोग्लोसल नर्व जो है वो टंग मूवमेंट करवाती है। टंग मूवमेंट में हाइपोग्लोसल नर्व है और सेंसरी नर्व जो है वो हेड टर्निंग और शोल्डर श्रगिंग। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्रेनियन नर्व रिफ्लेक्सेस को। क्रेनियन नर्व के जो रिफ्लेक्सेस हैं वो 2 पाथवेज में डिवाइड होते हैं, एक है एफरेंट पाथवे और एक है इफरेंट पाथवे। दोनों पाथवेज में कोई ना कोई क्रेनियन नर्व जो है वो इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहले इसमें वो पाथवेज देखेंगे जो जिनका एफरेंट जो है वो 2 है, क्रेनियन नर्व 2 है, और जिनका इफरेंट जो है वो क्रेनियन नर्व 3 है। तो इसमें दो आते हैं, एक है एकोमोडेशन रिफ्लेक्स और एक है पिपुलरी रिफ्लेक्स। एफरेंट और इफरेंट दोनों में 2 और 3 है। ठीक है, 2 क्रेनियन नर्व 2 और क्रेनियन नर्व 3। उसके बाद ऐसे रिफ्लेक्सेस को देखेंगे जिसमें
एफरेंट में क्रेनिनफ 5 है और इफरेंट में क्रेनिनफ 7 है। तो एक तो इसमें आता है कॉर्नियल रिफ्लेक्स, ठीक है, और एक इसमें आता है लैक्रिमेशन रिफ्लेक्स। कॉर्नियल रिफ्लेक्स और लैक्रिमेशन, ठीक है, कॉर्नियल और लैक्रिमेशन में 5 एंड 7 है और एकोमोडेशन और पिपलरी में 2 एंड 3 है। उसके बाद आता है वो रिफ्लेक्सेस जिसमें एफरेंट और इफरेंट दोनों सेम है। तो इसमें एक तो आता है कफ रिफ्लेक्स और एक इसमें आता है जा जर्क, ठीक है। ये जो से माउथ रेलिवेंट हैं जैसे कफ रिफ्लेक्स है और जा जर्क, इन दोनों में एफरेंट और इफरेंट दोनों सेम है। फिर उसके बाद वो रिफ्लेक्स है जो जैसे गैग रिफ्लेक्स अब रह गया, तो गैग रिफ्लेक्स में क्रेनिनफ 9 एंड क्रेनिनफ 10, ठीक है। क्रेनिनफ रिफ्लेक्सेस को इस तरह याद रख सकते हैं। फिर सबसे पहले वो रिफ्लेक्सेस हैं जिनमें 2 एंड 3 है, ठीक है, तो उसमें आइज़ वाले हैं एकोमोडेशन रिफ्लेक्स एंड पिपलरी रिफ्लेक्स। उसके बाद वो रिफ्लेक्स हैं जिनमें 5 एंड 7 है, ठीक है, इसमें कॉर्नियल रिफ्लेक्स एंड लैक्रिमेशन रिफ्लेक्स। उसके बाद वो रिफ्लेक्स हैं जिसमें एफरेंट और इफरेंट सेम है, यानी कफ रिफ्लेक्स और जा जर्क। फिर एक गैग रिफ्लेक्स आ जाता है, उसमें 9 एंड 10 है। इसमें एक ये है कि जो लैक्रिमेशन है उसमें V1 है, यानी कि क्रेनिनफ 5 ट्राइजेमिनल नर्व की जो फर्स्ट ब्रांच है वो आती है। लॉस ऑफ रिफ्लेक्स डज नॉट प्रिक्लूड इमोशनल टीयर्स, इमोशनल टीयर्स नहीं आएंगे अगर ये वाला रिफ्लेक्स जो है वो नहीं हो रहा। और इसमें हमने ये देखना है कि कौन सी ट्राइजेमिनल नर्व इन्वॉल्व है 5 एंड 7 वालों में, ठीक है। तो इसमें भी कॉर्निया और लैक्रिमेशन में क्रेनिनफ 5 आती है, दोनों में V1 है। V1 का मतलब है क्रेनिनफ 5 की फर्स्ट ब्रांच जो कि ऑफ्थेल्मिक ब्रांच होती है। और यहाँ पे 7 को देखते हैं तो इसमें बायलेटरल 7 लिखा हुआ है कॉर्नियल रिफ्लेक्स के फ्रंट में। बायलेटरल 7 में टेम्पोरल ब्रांच ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई, ठीक है। और यहाँ पे कफ रिफ्लेक्स में 10 आल्सो फ्रेनिक एंड स्पाइनल नर्व्स भी हैं, ठीक है। इस कफ रिफ्लेक्स वो है जिसमें दोनों एफरेंट और इफरेंट सेम है, ठीक है, लेकिन इसके इफरेंट में फ्रेनिक और स्पाइनल नर्व्स भी हैं। जहाँ जर्क में V3 और V3, ठीक है, दोनों यानी कि दोनों जो हैं वो इसमें 5 नर्व इन्वॉल्व है, ठीक है। इसमें लेकिन 5 की जो है वो थर्ड ब्रांच है, ठीक है। सेंसरी मसल स्पिंडल फ्रॉम मसेटर और मोटर है। इफरेंट जो है वो मोटर है और एफरेंट जो है वो सेंसरी है। सेंसरी इंफॉर्मेशन में मिल रही है फ्रॉम मसल स्पिंडल फ्रॉम मसेटर से, ठीक है। मसल स्पिंडल फ्रॉम मसेटर से हमें सेंसरी इंफॉर्मेशन मिल रही है और मोटर इंफॉर्मेशन जो है वो मसेटर के मसल पे जा रही है, ठीक है। यानी मसेटर मसल के मसल स्पिंडल से हमें इनपुट मिलेगी और फिर मसेटर मसल को मोटर रिस्पॉन्स जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है मैस्टिकेशन मसल्स, ठीक है। मैस्टिकेशन मसल जो हैं वो जो स्वेलोइंग में हेल्प करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जॉ को मूव करवा रहे होते हैं। इसमें 4 मसल्स आते हैं। 3 मसल जो हैं वो क्लोज करते हैं जॉ को, जैसे मसेटर है, टेम्पोरालिस एंड मीडियल टेरागोइड, ठीक है। तो ये एम्स मंच, जितने ये एम वाले मसल्स हैं जिनमें एम आ रहा है, मसेटर है, टेम्पोरालिस है और मीडियल टेरागोइड, तो ये सारे के सारे मसल्स जो हैं ये जॉ को क्लोज करते हैं। लेटरल टेरागोइड प्रोट्रूड्स जॉ, ऑल आर इनर्वेटेड बाय द मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। क्रेनियल नर्व 5 की थर्ड ब्रांच जिसे मैंडिबुलर ब्रांच कहते हैं उससे ये इनर्वेटेड हो रहे हैं। उसके बाद आती हैं स्पाइनल नर्व्स। देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स, दैट इज 8 सर्वाइकल, 12 thoracic, 5 lumbar, 5 sacral, 1 coccygeal। सबसे ज़्यादा जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो थोरेसिक में है, 12 thoracic हैं, 8 सर्वाइकल हैं और 5 lumbar, 5 sacral और 1 coccygeal। नर्व्स C1 to C7 एग्जिस्ट अबव द कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिब्रे, ठीक है। जो इन नर्व्स के साथ वर्टिब्रे होते हैं उनके ऊपर से गुजरती है क्रेनिनफ 1 से लेकर क्रेनिनफ 7 तक। क्रेनिनफ 3 एग्जिस्ट अबव द थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल है कि जो क्रेनिनफ 3 है वो थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा के ऊपर से गुजरेगी। क्रेनिनफ 8 स्पाइनल नर्व एग्जिस्ट बिलो द C7 एंड अबव T1, ठीक है। क्रेनिनफ 8 में आके कुछ जो है वो हिसाब चेंज हो रहा है। इसमें ये है कि ये बिलो C7 और अबव T1 मूव करेगी। उसके बाद आता है क्रेनिनफ C8, ठीक है। C8 ने जो है वो
C7 के बिलो और अबव T1 के इसने एग्जिट करना है। ऑल अदर नर्व्स एग्जिट बिलो। फिर L2 से जो वो नर्व्स हैं वो सारी की सारी अपने कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा के बिलो से एग्जिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है स्पाइनल कॉर्ड लोअर एक्सटेंट। इन अडल्ट स्पाइनल कॉर्ड एंड्स एट द लोअर बॉर्डर ऑफ L1 to L2 वर्टिब्रे। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो L1 to L2 वर्टिब्रे के लोअर बॉर्डर पे एंड हो जाता है। सब अरेक्नॉइड स्पेस विच कंटेन द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक्सटेंड्स टू द लोअर बॉर्डर ऑफ S2 वर्टिब्रा। लेकिन जो सब अरेक्नॉइड स्पेस है वो S2 वर्टिब्रा तक एक्सटेंड कर जाती है। लंबर पंचर इज यूजली परफॉर्म्ड बिटवीन L3 to L4 और L4 to L5 विद द लेवल ऑफ काउडा इक्वाइना। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड ने L1 और L2 के बॉर्डर तक एंड हो जाना है, लेकिन सब अरेक्नॉइड स्पेस ने S2 के लेवल तक चले जाने हैं। तो अगर हमने लंबर पंचर परफॉर्म करना है जिसमें हमें सब अरेक्नॉइड स्पेस तक पहुंचना होता है, तो हम इसको L3 to L4 या L4 to L5 तक परफॉर्म करेंगे। ये लेवल ऑफ काउडा इक्वाइना भी है। गोल ऑफ लंबर पंचर इज़ टू ऑब्टेन द सैंपल ऑफ CSF विदाउट डैमेजिंग स्पाइनल कॉर्ड। और इसमें हमने स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज नहीं किए बगैर CSF को ऑब्टेन करना है। टू कीप द कॉर्ड अलाइव, कीप द स्पाइनल नीडल बिटवीन L3 एंड L5 अलाइव और L5 से याद रहेगा। उसके बाद नीडल पासिस थ्रू। इस प्रोसीजर में जो नीडल है उसने पास करना है स्किन से, फिर फेसिया एंड फैट से, सुप्रास्पाइनस लिगामेंट से, इंटरस्पाइनस लिगामेंट से, फिर लिगामेंटम फ्लेवम से, एपिड्यूरल स्पेस आ जाएगी। उसके बाद एपिड्यूरल एनीस्थीसिया नीडल स्टॉप से। अगर हम तो एपिड्यूरल एनीस्थीसिया कर रहे हैं तो हम एपिड्यूरल स्पेस तक पहुंचकर यहाँ पे नीडल को स्टॉप कर देंगे। उसके बाद आता है ड्यूरा मैटर, फिर अरेक्नॉइड मैटर, फिर सब अरेक्नॉइड स्पेस। CSF कलेक्शन अकर्स हेयर। अगर तो हम लंबर पंचर कर रहे हैं तो हमें सब अरेक्नॉइड स्पेस तक पहुंचना पड़ेगा, लेकिन अगर हम एपिड्यूरल एनीस्थीसिया कर रहे हैं तो हम एपिड्यूरल स्पेस तक स्टॉप कर देंगे। नीडल जो है वो पास करेगी स्किन से और फेसिया एंड फैट से, फिर सुप्रास्पाइनस लिगामेंट, फिर इंटरस्पाइनस लिगामेंट, फिर लिगामेंटम फ्लेवम और फिर एपिड्यूरल स्पेस, फिर ड्यूरा मैटर, फिर अरेक्नॉइड मैटर, फिर सब अरेक्नॉइड स्पेस। 9 स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे जो है वो इस टाइम नीडल पास करेगी। उसके बाद आता है स्पाइनल कॉर्ड एंड एसोसिएटेड ट्रैक्ट्स। ठीक है, लेग्स दैट इज लंबोसेक्युलर आर लेटरल इन द लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल एंड द स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स। thoracic spinal cord section in A। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इन्होंने थोरेसिक सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को इस डायग्राम में शो किया हुआ है, और जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है और लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है, इन्होंने हमारी लेग्स को सेंसेशन प्रोवाइड करनी होती हैं। लेग्स का मतलब कि लेटरल, और जितने भी लेटरल ट्रैक्ट्स हैं उन्होंने हमारी सेंसेशंस जो हैं वो लेग्स को प्रोवाइड करनी है। उसके बाद यहाँ पे ये डॉर्सल कॉलम्स शो किए हुए हैं। डॉर्सल कॉलम्स हैं, ये पोस्टीरियर हॉर्न्स हैं, एंटीरियर हॉर्न्स हैं, दरमियान में सेंट्रल कैनाल है, और सेंट्रल कैनाल के बिल्कुल लेटरल जो है वो इंटरमीडियो लेटरल कॉलम। ठीक है, इंटरमीडियो लेटरल कॉलम है। तो इसके बाद इसमें जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है वो भी इसमें 2 हैं, एक लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है और एक एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट भी यहाँ पे जो हैं वो 2 ही होते हैं। ये भी लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट होता है और एक एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट होता है। बाकी जो अंदर वाला बटरफ्लाई शेप्ड है ये ग्रे मैटर होता है, और जो वाइट वाला एरिया, बाहर वाला जो एरिया वो वाइट मैटर होता है। यहाँ पे इन्होंने शो किया हुआ है कि एक जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके 3 पाथवेज होते हैं। एक इसमें डिसेंडिंग पाथवेज हैं और एक इसमें असेंडिंग पाथवेज हैं। ठीक है, और एक इसमें असेंडिंग पाथवेज हैं लेकिन वो डॉर्सल कॉलम के हैं। तो जो डिसेंडिंग पाथवेज हैं वो हैं जो ब्रेन से बॉडी तक इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं, और असेंडिंग पाथवेज वो हैं जो बॉडी से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं। तो डिसेंडिंग में यहाँ पर 2 आते हैं, एक है लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट और एक एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। ये इनकी एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे शो हुई है कि यहाँ पे जो सा लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है वो लेटरली प्रेजेंट है। ये वॉलंटरी मोटर यानी कि मोटर सेंसेशंस को प्रोवाइड कर रहा होता है टू द सैक्रल एंड सर्वाइकल। ठीक है, सर्वाइकल और सैक्रल। उसके बाद है एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, इसने भी वॉलंटरी मोटर कंट्रोल प्रोवाइड करना है, यानी कि जितने ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स हैं इन्होंने असल में मूवमेंट को प्रोवाइड करना है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है असेंडिंग पाथवे। तो असेंडिंग पाथवे में लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, इन्होंने सेंसेशंस प्रोवाइड करनी है जैसे पेन और टेम्परेचर। और एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, इन्होंने भी सेंसेशंस प्रोवाइड करनी है जैसे क्रूड टच और प्रेशर। पेन और टेम्परेचर साथ साथ हैं, क्रूड टच और प्रेशर एक साथ हैं। इनका भी आगे फर्दर डिवीजन हुई हुई है सैक्रल एंड सर्वाइकल। ठीक है, जो बहुत इनर है, सबसे ज़्यादा इनर पोर्शन जो है वो सर्वाइकल है, सबसे ज़्यादा आउटर जो है वो सैक्रल है। उसके बाद एक और असेंडिंग डोर्सल कॉलम आता है। इसमें जो सेंसेशंस हैं वो हर किस्म की इसमें सेंसेशन है जैसे प्रेशर है, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, फाइन टच। जो इसमें नहीं है वो है पेन एंड टेम्परेचर। पेन एंड टेम्परेचर वाली सेंसेशन जो है वो डोर्सल कॉलम में नहीं है। उसके अलावा जितनी भी आती हैं जैसे प्रेशर है, वाइब्रेशन है, फाइन टच है, कॉन्शियस है, प्रोप्रियोसेप्शन है, तो वो सारी इसमें आती हैं। लेकिन पेन एंड टेम्परेचर जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में आई थी वो इसमें नहीं आती। और जो इसमें ये भी फ़र्क है कि जो डोर्सल कॉलम है उसमें फाइन टच को जो है वो देखा जा रहा है, जबकि एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में क्रूड टच को देखा जाता है। ठीक है, तो इसमें अब ये है कि इसकी फर्दर डिवीजन हुई है फेसिकुलस ग्रेसिल में और एक फेसिकुलस कुनेटस में। जो फेसिकुलस ग्रेसिल है इसमें लोअर बॉडी और लेग्स आ जाती हैं। ग्रेसिल में एल आ रहा है तो यहाँ से याद आ जाएगा कि लोअर बॉडी और लेग्स है। फेसिकुलस कुनेटस में यू आ रहा है तो यहाँ से हमें याद आ जाएगा कि अपर बॉडी और आर्म्स हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने स्पाइनल कॉर्ड का बाकी का स्ट्रक्चर बताया हुआ है। दरमियान में सेंट्रल कैनाल है, ठीक है, ग्रे मैटर है, पोस्टेरियर हॉर्न्स हैं, एंटीरियर हॉर्न्स हैं, वाइट मैटर है। तो यहाँ पे जो है वो स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर पूरी तरह से बताया हुआ है। उसके बाद ये 526 पेज स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे इन्होंने स्पाइनल ट्रैक्ट की एनाटमी और फंक्शंस बताए हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। 525 पेज तक हमारे 10 पेजेस जो हैं वो कवर हो गए हैं। ठीक है, 515 से हमने स्टार्ट किया था और 525 पे हमारे 10 पेजेस इस वीडियो के लिए कवर हो गए हैं।